मित्रों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आज की क्लास में हम जानेंगे कि हाईली गुब्बी वोल्केनो जो मुद्दा है वो कहाँ का है और किस स्थान पर हुआ और किस कॉन्टिनेंट का ये इशू बनकर सामने आया है और इससे देश में कौन कौन सी समस्याएं आई हैं और कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों में भी समस्याएं आई हैं, जन सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन समस्याएं आई हैं, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कौन समस्याएं आई हैं और अन्य चीजें। यह है हाईली गुब्बी वोल्केनो। हाईली गुब्बी वोल्केनो के विषय में जानने के लिए हम हाईली गुब्बी वोल्केनो के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हाईली गुब्बी वोल्केनो, हाईली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर है। इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि ये हमारा इथोपिया है, ठीक है, इथोपिया है। इथोपिया में यहीं पर इथोपिया के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में हाईली गुब्बी एक स्थान है, जहां पर अभी हालिया में क्या हुआ, हालिया में एक सील्ड वोल्केनो था इथोपिया में जो पूर्वी हिस्से में है, उत्तर पूर्वी हिस्से में, ठीक है। ये यहां पर इसकी चोटी पर लगभग जो अभी एक बेसाल्टिक लावा निकला जिसमें सल्फर की भी मात्रा होती है और ढेर सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और इसके कारण क्या क्या प्रभाव होता है इस पर हम चीजों को देखेंगे आगे। हाँ, अब हम पहले नंबर पे जानेंगे कि क्या है, व्हाट हैपन ऑन 23rd November 2025 the highly Gubbi volcano in Ethiopia erupted after 12,000 years of dormancy. A massive ash and SO2 plum 13 to 15 kilometer high moved across the East Africa towards India. Then satellite system CAMS Copernicus NASA sensor detected long range aerosol transport towards the west and नॉर्थ इंडिया। क्या हुआ कि बहुत दिनों के पश्चात ये पहले से जो ये ज्वालामुखी मतलब ये क्षेत्र था, ये डोरमेंट अर्थात ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं था, ये बंद ज्वालामुखी था, सील्ड क्षेत्र था। पहले कभी ज्वालामुखी यहाँ आया था लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो ये लगभग जो बंद था 12,000 साल पहले से ये डोरमेंसी था, लेकिन अभी हालिया में 23 नवंबर 2025 को ये एक्टिव हुआ और एक्टिव इस तरह हुआ कि इसके अंदर जो उपस्थित धूल कण थे, इसके साथ साथ जो इसमें सल्फर की मात्रा थी वो इतनी अधिक मात्रा में चीजें थी कि वो जैसे ही ऊपर की ओर उठा, अर्थात ऊपर की ओर ऐसे उठे, यहां से जैसे ही ऊपर की ओर उठा तो एक ऐसे बहुत तेज से लावा निकला और ये लावा यहां तक क्या हुआ, इसकी जो लंबाई थी मतलब लेंथ था वो लगभग 13 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में मतलब ऊंचाई के क्षेत्र तक गया, जिसका प्रभाव हमें
देखते हैं तो जिसका प्रभाव हमें, जो इंडिया है अपना, इंडिया अर्थात भारत, उसके भारत के उत्तरी क्षेत्र पर देखने को मिला। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र पर देखने को मिला, और जिसके कारण उत्तरी क्षेत्र मतलब ये उत्तर और पश्चिम, इस क्षेत्र पर हमें प्रभाव देखने को मिला। और इस प्रभाव से हमारे यहाँ की जो गतिविधियां हैं अब बाधित तो होंगी होंगी, जैसे कि पॉल्यूशन संबंधित चीजें बताई जाएंगी कि भाई प्रदूषण है, प्रदूषण से सुरक्षित होने के लिए मास्क लगाएं, या तो पानी का छिड़काव करें, या तो जो डिटेक्टर, पॉल्यूशन डिटेक्टर टूल्स हैं उस पर चीजों को मैनेज करें, प्रबंधित करें। या उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारी एयर एविएशन गतिविधियां हैं उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, अब जो ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है मुद्दा, क्योंकि ये लंबे समय तक शांत था, और लंबे समय तक शांत होने के कारण ये ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हुआ, और सक्रिय होने के कारण यहाँ पे अस्थिरता का जन्म होता है। यह अस्थिरता जो जन्म लेती है इन प्रक्रियाओं के कारण, वह मानव की गतिविधियों में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करती है। वो कैसे करती है आगे की चीजों में देखते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी एस एंड SO2 क्लाउड्स, एस एंड SO2 क्लाउड्स रीच्ड गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा, यहां तक इसके जो क्लाउड्स के पार्ट है पहुंचे। रिस्क ऑफ टेम्परेरी AQI deterioration, especially PM2.5 SO2 rise. Aviation disruption, DGCA issued safety advisory airlines. Many international flights diverted or cancelled due to volcanic ash in upper air routes, as can damage जेट इंजन सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। अर्थात इनका कहना है कि जो इनमें प्रभाव पड़ा भारत में प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारे यहाँ धूल कण हैं, राख हैं, जो वहां से निकले उस एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी से, वो और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है हमारे गुजरात, अर्थात मैप में देखते हैं गुजरात, जहां से निकले तो हम पहले देखते हैं ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये गुजरात, देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, देन हम देखते हैं कि राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र, देन दिल्ली NCR, दिल्ली NCR, देन यहीं पर पंजाब, बीच में पंजाब, और यहीं हरियाणा। तो ये पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये किसको किसको कहां कहां पहुंचे? गुजरात, गुजरात, गुजरात पहुंचे, देन कहां पहुंचे? महाराष्ट्र, देन राजस्थान, देन कहां पहुंचे? हरियाणा, राजस्थान, एंड लास्ट में दिल्ली NCR। यहां पर इसकी धूल कण और सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल और कण पहुंचे, और पहुंचने के कारण जो यहां पर वायु थी वो प्रदूषित हो गई।
जब वायु प्रदूषित हो गई तो इससे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, अस्थमा जो रोगी थे वो, उनको ढेर सारी परेशानियां उठानी पड़ी। और ये परेशानियां जो उनको उठानी पड़ी, सही में मुद्दा ये था कि ये प्रॉब्लम उनके लिए ये मरने जैसा था, क्योंकि सांस की दिक्कत। अब पार्टिकल जो हमारे यहाँ प्रदूषित कणों को सोखते हैं, उसके लिए एक नया यंत्र भी आ चुका है कि लोग कमरे में लगा देते हैं, और बाहर से अगर कोई भी धूल कण आ रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको अपनी ओर ऑब्जर्व करके और रोक लेगा, ताकि वो जो पेशेंट है या जो बच्चे हैं उनको सांस लेने में समस्याएं ना हो। लेकिन ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि इंस्ट्रूमेंट, यंत्र लगाने के बावजूद भी जो वायु में उपस्थित धूल कण को अपनी ओर खींच लेते हैं, उस यंत्र को लगाने के बावजूद भी चीजें संभल नहीं रही हैं। तो नहीं समझ रही हैं, तो इसके मेन कारण क्या है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड SO2 का बढ़ना। अब इन सब चीजों के कारण डीजीसीए जो है, डीजीसीए ने अपनी क्या की, अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने क्या किया, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, महानिदेशालय, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी जो उड़ान भरने वाली इनके पास प्लेन होती थी, उस प्लेन के लिए एक आदेश जारी कर दिया। कहा कि अब जो हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्लेन उड़ रही हैं उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा, कुछ उसमें रोकथाम किया जाएगा। ऐसा इशू इसलिए रहा कि जेट जो इंजन्स होते हैं उनकी सुरक्षा के प्रोटोकॉल के लिए रहा। क्लियर? देन अब ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसको हम जानेंगे। इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या है इसको हम जानेंगे। टेम्पोरली अफेक्टेड एयर कंडीशन, टेम्पोरली अफेक्टेड एयर कंडीशन ऑफ अफ्रीका, ऑफ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया। सोलर रेडिएशन बैलेंस ड्यू टू SO2 aerosols, as cloud also crossed in Himalayan region tracked by satellite। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो एयर कॉरिडोर्स थे अफ्रीका के, तो वो कौन एयर कॉरिडोर, अफ्रीका और इंडिया के बीच में, वो क्या किए कि इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। जब इंडिया की ओर बढ़ेंगे एयर, हम देखते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की ओर। जब इंडिया की ओर इसके एयर बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा खतरा कहां होगा, यहां पर होगा इंडिया को। और जब सबसे ज्यादा इंडिया को खतरा यहां पर होगा तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा प्रभावित होगा, सबसे पहला क्षेत्र जो भारत का प्रभावित होगा वो होगा गुजरात, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, दूसरा होगा महाराष्ट्र, ठीक है, वहीं पर आगे का क्षेत्र होगा आपका राजस्थान, ठीक है, और वहीं का आगे का क्षेत्र होगा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ये इन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और हिमालय रीजन में पहले जाएंगे, क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र है ये है, ठीक है, तो यहां पे जाएंगे, फिर ऐसे एंट्री की ओर जाएंगे। और यहां से अब क्या होगा, जो यहां पर प्लेन उड़ते हैं, ये प्लेन के लिए क्या करेंगे, समस्या खड़े करेंगे। ठीक है, अब जब समस्या खड़ा करेंगे तो इसीलिए डीजीसीए ने कहा कि
कुछ जो उड़ानों में जो समस्या आएगी उसका मेन कारण है कि इसके जेट इंजन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जेट इंजन में प्रॉब्लम। देन आफ्टर अब हम देखते हैं कि ये कहाँ है। अब थोड़ा सा और चीजों को अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे ये इथोपिया है, ये है इथोपिया। मैप में देखते हैं, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका का इथोपिया की जो राजधानी है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे एग्जाम व्यू। अभी तो हमने देख लिया सामान्य जानकारी से संबंधित चीजें, जो कि सामान्य व्यक्ति को सभी को जानना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे कि लोगों को सांस में प्रॉब्लम होगी, जो फेफड़े की दिक्कत हो जिनमें है उनको प्रॉब्लम होगी, अस्थमा जो है उनको प्रॉब्लम होगी, छोटे बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा हो क्यों रहा है, वो मुद्दा है इस, ठीक है, अफ्रीका का। तो अफ्रीका में कहा, इथोपिया, और इथोपिया की राजधानी जो है अदिस अबाबा है। ठीक है, ये हम जान रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या पूछ सकता है उसके भी जोर चल रहे हैं। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, और इसी के चारों तरफ एरिया देखोगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, इरिटेरिया। यहां पर हमें क्या मिलेगा, सोमालिया, इरिटेरिया, सोमालिया, और यहां पे हमें देखेंगे तो केनिया, और यहां पे हमें देखेंगे तो सूडान। अगर पहला क्वेश्चन जो उसके मन में उठ सकता है कि इथोपिया को कितने देशों की सीमा से, अफ्रीका कितने सीमाओं से अपने यहां घिरा हुआ है, अफ्रीका कितने और की सीमाओं से घिरा हुआ है, वहां पे भी उनके देश। तो अब क्या है, तो अफ्रीका जो है, इथोपिया जो है सोमालिया से घिरा हुआ है, केनिया से घिरा हुआ है। पहले हम चलते हैं ऊपर की ओर, इरिटेरिया से घिरा हुआ है, सोमालिया से घिरा हुआ है, केनिया से घिरा हुआ है, और सूडान से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 चीजों से घिरा हुआ है, ये पूछ सकता है। अब दूसरा पूछ सकता है कि जो इरिटेरिया है और वो सोमालिया है, ये इससे संबंधित इनके कैपिटल भी पूछ सकते हैं, इनके राजधानी भी पूछ सकते हैं। बहुत कम मात्रा में हम कह सकते हैं या कम आशा है कि पूछे, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि जो छोटे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। जैसे हम सोमालिया का देखते हैं तो मोगादिशु है, ठीक है। वहीं पर हम देखते हैं तो नैरोबी है केनिया का। वहीं पर हम देखते हैं सूडान का खार्टूम है, ठीक है। और वहीं पे हम देखते हैं इसका तो मार ये। अब दूसरा क्वेश्चन जो उठने की पॉसिबिलिटीज होती है, दूसरे क्वेश्चन जो उठने की संभावना है, वो हमें या निर्देशित करता है कि वो क्वेश्चन उठ सकता है रेड सी। रेड सी इधर है, ठीक है, रेड सी इधर है, ठीक है, ठीक है, रेड सी है ये। रेड सी के बगल में यहां देखो गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अब आपसे पूछेगा कि रेड सी किन 2 देशों के बीच में है, तो इधर अगर रेड सी का देखें तो इधर अफ्रीका, उधर सऊदी अरबिया। अब ये क्वेश्चन और हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो रेड सी है, रेड सी को जो अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं, अफ्रीका के जो एरिया है, कौन कौन छूते हैं, कौन कौन राजधानी छूती है उनको। तो रेड सी को छूने वाले इथोपिया, देन सूडान, देन इरिटेरिया, देन इथोपिया, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 कितने हैं, इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, इजिप्ट, सूडान,
इथोपिया। ये 3 एरियाज होते हैं, टच करते हैं। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक और एरिया है इसी का छोटा सा, लेकिन ये एरिया ये इधर, तो वो इसकी राजधानी में आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और जो पूछ सकता है, जो मैं कह रहा हूं, वो पूछने की संभावना ये है उस एग्जामिनर की कि सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन शेयर करता है, क्षेत्र की बात कर लेगा। तो अगर इधर से देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र इजिप्ट करता है, लेकिन वहीं पर अगर उधर देखें सऊदी अरबिया की ओर तो ये करता है। तो क्वेश्चन आने की संभावना ध्यान रखिएगा कि मैप से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। क्लियर? तो ये हमारा, मैंने क्या बताया, पहले बताया आपको सबसे पहले इरिड एरिया, देन आपको हमने बताया सोमालिया, देन आपको हमने क्या बताया केनिया, देन आपको हमने बताया सूडान। इरिटेरिया, सोमालिया, केनिया और सूडान। इरिटेरिया, इरिटेरिया, सोमालिया, केनिया और सूडान। वाई इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, आप देखते हैं यूपीएससी से क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं। वाई इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं पार्ट ऑफ द ईस्ट अमेरिकन रिफ्ट सिस्टम EARS important for plate tectonic and rift valley formation. Then GS paper, according to GS paper 3rd, environment and disaster management shows the transboundary aerosol movement, impact of climate, air pollution and health, case study for disaster preparedness, early warning system. GS paper 3rd, according to 3rd, economy and aviator sector. Then disruption of air traffic, change in fuel cost, delays and economic impact. Then IR के अकॉर्डिंग इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन इन रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से भी संबंधित है, ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी संबंधित है, जीएस पेपर 3 वहीं इकोनॉमी एविएशन सेक्टर से भी संबंधित है। जीएस पेपर 2 आईआर के दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर भी अपने चीजों को ये बताता है। अब की फैक्ट्स की ओर चलते हैं, तो की फैक्ट्स की ओर चलते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि हाईली गुब्बी लोकेटेड इन द इथोपिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। हाईली गुब्बी जो है इथोपिया में सिचुएटेड है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। टाइप्स स्ट्रेटोवोल्केनो स्टीप साइडेड एक्सप्लोसिव, इसका जो वोल्केनो का टाइप है वो स्ट्रेटोवोल्केनो टाइप है। फर्स्ट इरप्शन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ये इतिहास में पहली ऐसी बार है कि जो इतना दिन बाद ये इरप्शन हुआ है इसका। एस प्लम हाइट 13 to 15 किलोमीटर इनटू स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी जो ऊंचाई जो रही 13 से 15 किलोमीटर तक रही। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में आप पढ़ेंगे जैसे एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ओजोन स्फीयर। देन तो इसी
प्रक्रियाओं में हम स्ट्रेटोस्फेयर को देखते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में 13 से 15, जब जमीन से ये होता है पार्ट अर्थ और यहां से यहां की ओर फैलता है, तो ये जो फैलता है, जो ऊंचाई है, इसको इन्होंने देखा, रिकॉर्ड किया, तो ये 13 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई तक गए। ठीक है। और यसोटू क्लाउड ट्रेवल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो ऊंचाई रही वो लगभग हजारों किलोमीटर रही, हजारों किलोमीटर इंडिया की ओर। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उस पर थोड़ा सोचेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। स्टेट मतलब सिविल्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो भी किस टाइप के क्वेश्चन सोच सकते हैं या पॉसिबिलिटीज क्या है, उस पर थोड़ा सा हम काम करेंगे। और हम अपने एग्जाम की ओरिएंटेशन से लेके हम करंट से चीजें, संबंधित चीजों को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है कि हाईली गुब्बी वोल्केनिक इरप्शन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्रोसेस, राइट? ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, then formation of linear drift valleys, then metal plume activity, then select option A, B, C, D। हिंदी में वही हम देखते हैं। हिंदी में तो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय महाद्वीपीय अपसारी, रिफ्ट घाटियों का निर्माण, मेंटल प्लूम गतिविधि, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण। ठीक है। तो इनसे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यहां पे हम ऑप्शन देखेंगे, यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन बी हम देखेंगे तो सही होगा ये 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 मीन्स महाद्वीपीय अपसारी सीमा, रिफ्ट घाटियों का निर्माण, मेंटल प्लूम गतिविधि। ज्वालामुखी विस्फोट में किस प्रकार के प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो ये 3 चीजों से जुड़ा हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली 3 चीजों से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो हाईली गुब्बी लाइज इन द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्रिएटेड बाय कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। रिफ्ट वैली फ्रॉम व्हेन अ कॉन्टिनेंट इज स्प्लिट ड्यू टू एक्सटेंशनल फोर्सेस। करेक्ट, एक्सटेंशनल फोर्सेस। करेक्ट, क्लियर? then formation of linear rift valley, then correct, B is correct। एक्सप्लेनेशन की ओर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं तो हाईली गुब्बी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम में स्थित है, जो महाद्वीपीय अपसरण से संबंधित है। रिफ्ट वैली का निर्माण का होता है, अपार मेंटल फ्लूम भी सक्रिय है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्रमुख प्रक्रिया नहीं। क्लियर? इसका मतलब चौथा इसका गलत है। हाईली गुब्बी लाइज इन द ईस्ट इंडियन अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम क्रिएटेड बाय कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। First is correct. Then second, rift valleys form when a continent split due to extensional forces is correct. Mantle plumes below East Africa for plume feed to volcanoes is correct. But then last of transform faulting is not a dominant
mechanism is not a dominant mechanism here. Incorrect. Then second में क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि पहला क्या है, द लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ वोल्केनिक एश फ्रॉम इथियोपिया टू इंडिया इन 2025 was primarily driven by first of monsoon throw reversal, then second subtropical westerly jet stream dynamics, then C thermohaline circulation shifts, then ENSO related Walker cell oscillation. हिंदी में 2025 में इथियोपिया से भारत तक राख पहुंचने का मुख्य कारण क्या था? मानसूनी ट्रफ का उलट जाना, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, थर्मोहैलाइन परिसंचरण, एल नीनो से वाकर सेल में बदलाव। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अगर जितने भी क्वेश्चन है आप पहले देखेंगे तो उसका आंसर आप मिल जाएगा। इसमें क्या है कि ऊपरी वायुमंडल द एश कुड रीच्ड इन इंडिया ड्यू टू अपर लेवल वेस्टर्ली जेट्स विच कैरी एयर शॉल ईस्टवर्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ENSO मानसून ट्रफ and ocean currents don't transport atmospheric ash to India. ऊपरी वायुमंडल में मौजूद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ने राख को अफ्रीका से भारत की ओर धकेला। अभी हमने बात की थी इस पर, हमने कहा था कि जब आप ये मैप देखते हैं, और मैप देखने के बाद मैंने ड्रा भी किया था, आपको मैंने बताया भी था, जब आप देखते हैं तो यहां अफ्रीका से जो जा रही है हवाएं किधर की ओर जा रही हैं? वो जा रही हैं पहला पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर, देन सेकंड उत्तर की ओर अर्थात नॉर्थ की ओर। तो प्रभावित कौन सा क्षेत्र ज्यादा पहले होगा? उत्तर पश्चिम क्षेत्र होगा ना, उसने पूछ लिया। देन आगे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक सल्फर डाइऑक्साइड इंजेक्शन फ्रॉम हाईली गुब्बी रीच्ड स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल consequences? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेम्परेरी ग्लोबल कूलिंग, सेकंड ozone layer depletion, third cloud albedo enhancement, and last permanent surface warming. हिंदी में, हाईली गुब्बी के विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचा, इसके संभावित प्रभाव क्या हैं? वैश्विक तापमान में अस्थायी कमी, ओजोन परत को क्षति, बादलों की परावर्तन क्षमता में वृद्धि, अस्थायी वैश्विक ऊष्मीकरण। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सरफेस एरोसोल, इंक्रीज एल्बिडो कूलिंग। एरोसोल कैन एनहांस ओजोन डिप्लेटिंग रिएक्शन, clouds become the more reflective, permanent warming. Incorrect. It means is correct. सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट एरोसॉल बनकर ठंडक लाता है, ओजोन क्षय में योगदान देता है, बादलों की प्रवर्तन क्षमता बढ़ती है और अस्थायी गर्मी नहीं होती है। क्लियर? अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए ही क्यों सही है। ये तो समझ में आएगा 1 2 3 क्यों? क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखें तो ओजोन, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वैश्विक तापमान में अस्थायी कमी,
ओजोन परत को क्षति और बादलों की प्रबंधन क्षमता में वृद्धि। लेकिन जो अस्थाई वैश्विक उष्मीकरण है ये नहीं हो सकता। कारण क्या है कि ये स्टेबल थोड़ी होगा। वो तो पहले ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन में पहले ही बोला जा रहा है कि मतलब इसका जब भी इसका एरोसाल जाएगा तो अस्थाई कमी होगी, अस्थाई रूप से कमी नहीं होगी। ठीक है, देन आगे। अच्छा ये तो हो गया, एक्सप्लेनेशन था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया वेयर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द हाईली गुब्बी इरप्शन? इंटरनेशनल एविएशन रूट्स, इंटरनेशनल एविएशन रूट्स, यस, सोलर पावर जनरेशन, मरीन रिसोर्स फिशरीज, देन। तो अब देन क्या हो सकता है? मरीन रिसोर्स प्रॉब्लमेटिक। अंत अब हिंदी में देखते हैं, भारत के किन क्षेत्रों पर हाईली गुब्बी के प्रभाव सीधे रूप से पड़े? अंतरराष्ट्रीय विमान मार्ग, सौर ऊर्जा उत्पादन, मत्स्य पालन और PM 2.5। अर्थात 1 2 ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं एविएशन वाज डिसरप्टेड। हमने पढ़ाया था कि एविएशन डाइवर्ट कर दिया गया, एविएशन के रास्ते को बदल दिया गया। सल्फर डाइऑक्साइड एंड एस रिड्यूसेस सनलाइट अफेक्टिंग सोलर एनर्जी आउटपुट। एस अगर बढ़ेगा, जब अगर हमारे पर्यावरण में अगर जमीन से कोई धूल कण ऊपर की ओर जाएगा तो जो प्रकाश आ रहा था सूर्य से वो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो जिसके कारण हमारे सोलर रेडिएशन में भी प्रभाव पड़ेगा, अर्थात सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कम आएगी। दूसरा, PM 2.5 बढ़ा, हमने ये बताया। समुद्र मत्स्य पालन सीधे असर नहीं पड़ता है क्योंकि इसका कोई असर ही नहीं पड़ा। इसमें पोल्यूशन कहां हुआ? वो तो पानी में रहते हैं ना, बाहरी पर्यावरण में तो है नहीं। सीधे असर इन चीजों पे पड़ा। अब आगे क्वेश्चन, why was the Hailey Gubbi eruption especially significant for India's climate science research? First of all, A, it was the closest volcano to India to erupt in 200 years. 200 years. Concentrate this. It provided a real-time data set for aerosol radiative forcing models. It caused persistent El Nino condition. D, it triggered Indian Ocean dipole reversal. हाईली गुब्बी विस्फोट भारत के जलवायु विज्ञान के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? अर्थात हाईली गुब्बी विस्फोट भारत के उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण था? पहला, अंतरराष्ट्रीय विमान मार्ग, सौर ऊर्जा उत्पादन, समुद्रीय मत्स्य पालन और PM 2.5। ये था इस ऑप्शन। ये भारत के, अब थोड़ा सा ऑप्शन आगे की ओर, दूसरा पीछे की ओर चले गए थे जाने के बजाय इधर से। तो अब क्या हुआ ना कि ए ऑप्शन की ओर देखते हैं तो ये भारत के सबसे नजदीकी ज्वालामुखी का विस्फोट था। इसने एरोसॉल रेडिएटिव फोर्सिंग के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराए। इसने अस्थाई एल नीनो की स्थिति बना दी। इसने IOD को उलट दिया। IOD मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, तो ऑप्शन में यह है कि ये रेडिएटिव फोर्सिंग अर्थात इसने घटना में इसरो, IMD तथा IIT को एरोसॉल ट्रांसपोर्ट, स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री का वास्तविक डेटा और IOD से कोई संबंधित नहीं है, अर्थात ये और सही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है इसमें ये भारत के सबसे नजदीकी ज्वालामुखी का विस्फोट था।
इस पर जो बताने के लिए, ठीक है। और ये इसरो एरोसोल रेडिएटिव अवस्थिका का उपलब्ध कराए। ये अगर सभी ऑप्शन में देखो तो ये भारत का वैसे भी देखने को मिल जाता है, ये भारत के सबसे नजदीकी ज्वालामुखी का विस्फोट था। ये अफ्रीका में हो रहा है जी, नजदीकी कहाँ। इसने एरोसॉल रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के वास्तविक, हाँ एरोसॉल निकला तो उससे डाटा कलेक्ट हुआ। इसने अस्थाई अस्थाई एल नीनो की स्थिति क्यों बना दी, और आईओडी उलट क्यों देगा ये तो सामान्य सी बात है, आपको मालूम ही होगा अगर आपने भूगोल पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, तो ये नहीं हो सकता। देन which international mechanism could India use to engage with Ethiopia on volcanic risks and atmospheric monitoring? Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Basel Convention, Cartagena Protocol, Rotterdam Convention. इथोपिया के साथ भूकंप ज्वालामुखी जोखिम पर भारत किस अंतरराष्ट्रीय ढांचे के तहत सहयोग कर सकता है? सेंडाई फ्रेमवर्क, बेसल कन्वेंशन, कार्टेजियना प्रोटोकॉल, रॉटरडम कन्वेंशन। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या करता है? आपदा जोखिम पूर्व चेतावनी, ट्रांस बाउंड्री खतरे, बाकी संधियां खतरनाक अपशिष्ट जैसे GMOS से जुड़ी हैं। क्लियर? देन आगे तो 7वां क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं कि हाईली गुब्बी इरप्शन क्रिएटेड अ सिनेरियो वेयर एविएशन अथॉरिटीज हैड टू अवॉइड स्पेसिफिक एल्टीट्यूड बैंड्स बाय first of all volcanic ash melt inside jet engines, then second radar system fail in ash rich areas, then third ILS navigation becomes inaccurate, then fourth turbulence increase sharply in volcanic clouds. According to हिंदी, कुछ ऊंचाई वाले वायुपथों को डीजीसीए ने क्यों बंद कर दिया? ज्वालामुखी राख इंजन में पिघल जाती है। फर्स्ट, राख क्षेत्र में राडार कम काम बंद कर देता है। हाँ, नेविगेशन खराब हो जाता है। अगर राख क्षेत्र होगा, ऑब्वियसली आपको जानकारी होगी, जब भी कभी भी पार्टिकल तो आपके इधर से कोई चीज राख आएगी तो जो भी नेविगेशन जीपीएस देगा उसका क्षेत्र सीधे ना होके कुछ लेट आएगा, और जिसके कारण क्या होगा, उसके रास्ते में कुछ ना कुछ तो समस्या आएंगी। जो आपको एग्जैक्ट समय में चीजें प्राप्त होनी थी वो पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी डिफरेंस होंगी, और जिसके कारण बहुत सारी चीजों की गतिविधियों को हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इनका तो समस्या आना तय है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इंजन में राख कांच जैसी परत बनाती है। राख बादल में टर्बुलेंस अधिक होता है। राडार और आईएलएस सामान्य रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कांच जैसी होती है वो प्रॉब्लम करेगी कहीं ना कहीं जेट इंजन को। ठीक है, और जो राख में बादल बनेंगे वो टर्बुलेंस आएगा, ये टर्बुलेंस भी इसको प्रॉब्लम करेगी। इसीलिए डीजीसीआई ने क्या किया, अपने थोड़े से जो उनके जर्नी थी एवरीडे की रूटीन की उसको डाइवर्ट कर दिया उन्होंने, और डाइवर्ट करने के कारण भारत की आर्थिक स्थितियों और लोगों को आने जाने में असुविधाएं होने लगी। देन एट्थ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मे इवेंचुअली
slipped Africa into two continental plates. Then second, it involves both volcanic and seismic activity. Then third, it is an example of intraplate hotspot volcanic only. It is spread at rate of comparable to mid-oceanic ridge. हिंदी में थोड़ा सा जानेंगे। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के संदर्भ में कथन चुने। अफ्रीका भविष्य में दो भागों में विभाजित हो सकता है। इसे ज्वालामुखी व भूकंपीय दो सक्रियताएं होती हैं। यह केवल इंटर प्लेट हॉटस्पॉट का परिणाम है। देन फोर, इसका फैलाव कुछ मिड ओशियन रिज जितना है। इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो अफ्रीका इज इंडीड स्प्लिटिंग इनटू न्यूबियन एंड सोमालिया प्लेट, दैट इज करेक्ट। वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स बोथ आर करेक्ट। नॉट ओनली हॉट स्पॉट टेक्टोनिक डाइवर्जेंस प्लेम बोथ आर इनकरेक्ट। स्प्रेडिंग रेट is slow but comparable to some mid-oceanic ridge incorrect. Okay, then last of which Indian initiative were most relevant for monitoring the Hailey-Gubbi volcanic ash plume? ISRO, INSAT, 3D or 3DR. Second, National Remote Sensing Center. Third, Forest Survey of India. Then fourth, IITM पुणे। भारत में किस स्थान ने हैली गुब्बी के राख के बादल की निगरानी में प्रमुख भूमिका निभाई? इनसैट 3D, 3DR, NRS and IIT Mumbai, Pune, Forest Survey of India. Option A is correct. इनसैट एरोसॉल मॉनिटरिंग, उपग्रह विश्लेषण, वायुमंडल मॉडल, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये नहीं। इनसैट, NRSC, IITM ये। INSAT monitor atmospheric aerosol is correct. NRSC analyzed remote sensing imagery is correct. IITM Pune used climate chemistry model correct. Then after 10, last question. In the context of the Hailey Gubbi eruption, which of the following best example why Delhi NCR saw potential air quality index deterioration despite being thousands of kilometers away? First of all, A, local vehicular pollution polluted as downward. Local vehicular pollution fueled as downward. B, subsidence of upper air aerosols into lower aerosols. Then C, thermal inversion trapped regional dust and mixed it with the volcanic aerosols. Then both B and C. दिल्ली में एनसीआर में एक यूआई खराब होने के कारण क्या था, जब कि ज्वालामुखी भारत में हजारों किलोमीटर दूर था? दिल्ली का स्थानीय वाहन प्रदूषण राख को नीचे खींच लाता है। ऊपरी वायुमंडल की राख निचले स्तरों में बैठने लगी। थर्मल इन्वर्जन में अस्थायी धूल एवं ज्वालामुखी कणों को फंसा दिया। बी आर सी बोथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। राख के कण सबसिडेंस से नीचे आए, सर्दियों में इन्वर्जन लेयर में धूल और राख को फंसा दिया, वहां प्रदूषण राख को नीचे नहीं खींचता। दैट इज रॉन्ग।
थैंक यू।